छोटे शहरों में घर और दिल बड़े हुआ करते हैं, जबकि बड़े शहरों में कुछ भी बड़ा नहीं होता, ना दिल ना मकान। लक्ष्मी नगर की गली नंबर 4 में जब मुझे प्रॉपर्टी डीलर ने मकान दिखाया तो लगा या तो इसका सिर फोड़ दूं या अपना फोड़ लूं। मकान है कि दड़बा, यह कहते हुए मैं बस चीखी नहीं। मैंने जब यह बात थोड़ी विनम्रता के साथ उस तक पहुंचाई तो उसने कहा, ग्रेटर कैलाश में मेरा भाई का काम है, वहाँ दिला दूँ। किराया 1.5 लाख के आसपास होगा। कल सुबह आ जाइएगा, अलकनंदा मार्केट ले चलूँगा। उसने बुरा सा मुंह बनाकर मेरी तरफ देखा कि लेना है तो लो, वरना चलती बनो, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। पिछले 15 दिन से जिन लोगों के साथ थे उनके चेहरों पर भी दिख रहा था, बहन जी अपना सामान समेट लो। पटपड़गंज सोसाइटी में 4 लड़कियों के साथ मेरे रहने का शुरुआती इंतजाम हुआ था। 5वीं के लिए जगह बन सकती थी, पर मेरा कुल मिलाकर जितना बजट है उससे ज़्यादा तो मुझे वहाँ किराया देना पड़ता। पैसों की दिक्कत ना होती तो मैं भी उस 4 खुले कमरे 3 बड़ी बालकनी वाले फ्लैट में व्यवस्थित सोसाइटी में रहना चाहती थी। मैं पहली बार दिल्ली आई थी और पहली बार मैं उस सोसाइटी में पहुंच गई तो मुझे लगा कि दिल्ली इतनी शानदार है। यह मेरी सहेली की सहेली का रेफरेंस था, इसलिए मुझे 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई थी जब तक मैं अपने लिए कोई सेफ मकान ना खोज लूँ। लेकिन अब मुझे महीने से ऊपर हो रहा था और मेरे पास अपने बजट में मकान लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। सुबह जब शुभांगी एंड कंपनी अपने महीने का हिसाब बना रही थी तो उसने बहुत ब्लंटली कहा था, तुम अपना 15 डेज़ का इसी ईयर दो यार, हम आगे के लिए तुम्हें काउंट नहीं कर रहे हैं, अब तो तुम शिफ्ट ही कर जाओगी ना। मैं क्या कहती कि अभी तक तो मैं मकान ही देख रही हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं चली जाऊँगी 2-4 दिन में। इस मुर्गी के दड़बे में बस एक ही बात सबसे अच्छी है, किराया मेरे बजट में है। मन हुआ प्रॉपर्टी डीलर को कहूँ कि कुछ और दिखाए, लेकिन मैंने बस इतना ही पूछा, कब शिफ्ट कर सकती हूँ। मैं ना पटपड़गंज में रहने का रिस्क ले सकती थी ना दफ्तर से रोज़ रोज़ जल्दी निकलने का। वे चारों लड़कियां मुझे धकेलने पर आमादा थी और मेरी बॉस को लगता था कि मैं मकान की आड़ में दफ्तर से गोल मारने के चक्कर में लगी रहती हूँ। जितनी अच्छी फीलिंग दिल्ली आकर पहले हफ्ते में हुई थी वह धीरे धीरे पता नहीं कहाँ गुम हो रही थी। शिफ्ट करने की बात पर प्रॉपर्टी डीलर का चेहरा बल्ब की तरह चमका और उसने कहा, परसों। शनिवार पूरा दिन लगकर मैंने उस 1.5 कमरे की रगड़ रगड़ कर सफाई की। हर कोना इतना चमका और निखरा हुआ लग रहा था कि मुझे यह कमरा उतना ही बुरा नहीं लगा। ये कमरा तो मेरा है, यहाँ मैं जैसे चाहूँ बैठ सकती हूँ, पैर पसार सकती थी, जब तक मर्जी सो सकती थी, जैसे चाहूँ रह सकती थी। घर से पहली बार निकली थी अकेली, ऐसे शहर में जिसमें किसी को भी नहीं जानती। रात में थोड़ा डर लगा अकेले सोने में, लेकिन फिर नींद गहरी हो गई। यह मेरे अपने इकलौते स्वीट होम का पहला दिन था। सुबह जब उठी तो पता चला कि मैं पड़ोसियों के हज़ारों निगाहों के बीच फंस गई हूँ। इतनी पास एक दूसरे में झांकते मकान मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। जब मैं अपना टूथब्रश लिए पीछे की संकरी बालकनी में बने 10 इंच सिंक पर पहुंची तो पाया कि पड़ोसी की बालकनी इतनी पास है कि मूड़े पर पैर रखकर उस पार जा सकती हूँ। बाप रे! बाथरूम से बाहर निकालना है तो जेनिफर लिपेज की तरह बाहर नहीं आ सकते, ठीक से कपड़े पहनकर बाहर निकलना पड़ेगा। और जो खिड़की कल रात मैंने नहीं खोली थी वह खोलकर देखी तो रहा सा उत्साह भी चला गया। यदि मैं उस खिड़की को खोल दूँ तो लगता ही नहीं था कि 2 अलग अलग घर हैं। इतनी सटी हुई खिड़कियाँ, जैसे एक घर के 2 हिस्से। कल तक आज़ादी का जोश जो मुझ पर चढ़ा था ना, आज ठंडा पड़ गया। मेरा मुंह उदास इमोटिकॉन की तरह लटक गया था और मैं मन मार कर नाश्ता बनाने में जुट गई। मुंबई में किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं होती, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन दिल्ली बिल्कुल इसके उलट है। अब तक इस बिल्डिंग के 4 अलग अलग लोग मुझसे जानने की कोशिश कर चुके हैं और मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं है ये भी पूछ चुके हैं। यानी चिंता से ज़्यादा पंचायत का जज्बा दिल्ली में कायम है। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद बगल वाली आंटी को मेरे आने जाने का समय पता चल गया है। दूध वाले भैया को पता है कि मैं शाम को ही दूध लेने आऊँगी। 2 दिन सब्जी लेने ना जाऊँ तो बूढ़ी अम्मा टोक देती है कि आजकल खाना नहीं बना रही हूँ।